नमस्कार दोस्तों। कहानी की श्रृंखला में आज मैं शिवानी की एक और कथा लेकर आई हूँ। पहली कहानी मैंने कल बताई थी जिसका शीर्षक है नथ। जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और उनकी लेखनी को जानें। जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो अभी नहीं जानते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह जरूर पढ़ें कहानी। और कहानी पढ़ने के कई लाभ हैं। एक तो आप लेखकों की मन स्थिति जानते हैं और आपको अभ्यास होता है तो शब्दकोश बढ़ता है, आपका भाषा शुद्ध होती है, सुदृढ़ होती है। तो कहानी के ही माध्यम से हो सकता है। उसमें जितने वाक्य होते हैं सबके अर्थ का पता लगता है और इस तरह से आप मन ही मन सोचते हैं और उसमें परिपक्व हो जाते हैं। तो कहानी पढ़ने का दो मतलब है। एक तो है कि आप साहित्य की ओर आपका रुझान बढ़ रहा है और दूसरी चीज़ है कि आप में भाषा के तौर पर बहुत मजबूती आ रही है। मेरा यही ख्याल है। ज्ञान होना और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना ये बिना पढ़े संभव नहीं है। अध्ययन बहुत ज़रूरी है और हिंदी भाषा में आप सामान्य पढ़ाई लिखाई से अलग भी आप कहानियाँ पढ़कर समझ सकते हैं, उसकी गहराई को समझ सकते हैं। तो चलिए आज मैं दूसरी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है श्राप। तो श्राप के बारे में शिवानी जी ने कहा है कि बस इसे कहानी ना समझें, बिल्कुल जैसे संस्मरण हो गया या अपने जीवन में घटी कोई घटना हो, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी है, आरंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि यह कहानी नहीं है। कल मैंने उसे सपने में न देखा होता तो शायद मेरी लेखनी गतिशील भी न होती। एक सपना आया था उन्हें और उसी के आधार पर उन्होंने ये कहानी रच डाली। हठात कल रात वह चुपचाप आकर मेरे पायताने बैठ गई थी, उसी वधुवेश में जिसमें उसे आज से 10 वर्ष पूर्व इसी फ्लैट में देखा था। न उसने कुछ कहा, न हिली न डुली। फिर अपनी दोनों मेहंदी लगी गोरी हथेलियों को मेरे सामने फैलाकर वह फिक से हंस दी। उठ बैठी। सपना टूट गया, किंतु सपने का आतंक नहीं गया, यह शिवानी जी कहती हैं। 10 वर्ष पूर्व भी मैं इसी फ्लैट में रहती थी। नीचे के फ्लैट की गृह स्वामिनी एक दिन अचानक मेरे पास आकर एक छोटी सी याचना लेकर उपस्थित हुई। उनकी बड़ी बहन एवं भग्नीपति अपनी पुत्री का विवाह करने उनके फ्लैट में ही आ रहे थे। क्या मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने 2 कमरे दे सकूंगी? वैसे अपनी एकाकी जीवन में मुझे किसी प्रकार का व्याघात पसंद नहीं था, किंतु प्रतिवेशियों के प्रति सामाजिक कर्तव्यबोध ने साथ साथ किसी की भी कन्या के विवाह में यह सामान्य सा सहयोग देने की बलवती इच्छा ने स्वयं मेरी सुविधा असुविधा को पीछे ढकेल दिया। मैंने स्वीकृति दे दी। विवाह तिथि आसन्न थी। इसी से देखते ही देखते अतिथियों की भीड़ जुटने लगी। मुझे 2 अत्यंत निरीह शांत अतिथियों की मेजबानी निभानी थी, कन्या के सौम्य पिता एवं वृद्ध पितामह। वह बड़े संकोच से दोनों ही ने कृतज्ञता पूर्वक मेरा आभार प्रदर्शन किया। क्षमा कीजिएगा, आप ही को कष्ट देना पड़ा, पर हम
आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे, केवल रात को सोने के लिए ही आएंगे। थोड़ी सी जगह चाहिए थी। अब के समय में जब विवाह शादी होता है तो लोग हॉल बुक कर लेते हैं। हॉल में कई कमरे होते हैं, विवाह स्थल भी होता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या होता था कि अधिकतर शादियां घर से ही की जाती थी, संपन्न की जाती थी। तो अपने घर के अलावे जो आस पड़ोस के रहने वाले पड़ोसी होते थे, उनसे आग्रह किया जाता था कि आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम्स हो तो आप हमें दे दें, और 2-4 दिन 8 दिन के लिए, फिर बाद में मैं उसकी सफाई करके और उसकी चाबी मैं आपको लौटा दूंगी। और ऐसा पड़ोसी करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अभी भी गाँवों में बहुत मदद हो जाती है लोगों की। अब तो गाँवों में भी काफ़ी व्यवस्था हो गई है हॉल बुक करने की, या किसी धर्मशाला में, या किसी स्कूल में, या किसी कॉलेज में रात के समय में ठहराने की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आस पड़ोस में रहना होता है तो फिर अड़ोस पड़ोस वाले इतनी मदद करते हैं। तो वही शिवानी जी की पड़ोसन ने उनसे आग्रह किया कि मुझे अपने घर के 2 कमरे दे दें, शादी होनी है, और मेरी बड़ी बहन जो बाहर से आ रही हैं और उनके पति अपनी बेटी का विवाह यहीं से करना चाह रहे हैं, और 2 रूम उन्हें चाहिए। तो शिवानी ने सोचा कि चलिए, यह तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप अड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। ऐसे तो नॉर्मल ज़िंदगी में लोग अपने अपने ज़िंदगी में मशगूल होते हैं, और शादी विवाह में ही एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है। तो अगर इतना सहयोग हो जाए पड़ोसियों के प्रति, जो धर्म होता है वह पूरा हो जाएगा। और साथ ही कन्या विवाह में जो सहयोग होता है, यह तो सबसे उत्तम सहयोग होता है। इसलिए उन्होंने हामी भर दी और उन्हें 2 रूम सौंप दिया। और वहाँ भी कन्या के पिता और पितामह ही आए, जो बहुत ही सौम्य थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ रात को ही हम लोग यहाँ सोने के लिए आएंगे, दिन भर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सचमुच ही मुझे यह पता नहीं लगा कि मेरे यहाँ सर्वथा अपरिचित अतिथि आए हैं। उनके रहने से मुझे रंच मात्र भी असुविधा नहीं हुई। यही नहीं, उनके जलपान भोजन चाय के साथ साथ मेरे लिए भी थाल लगाकर आने लगा। जिसके घर में हम अतिथि बैठा देते हैं, तो उस गृहवासी के प्रति भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अगर 2 थाल अपने मेहमानों के लिए ले जा रहे हैं तो गृहवासी के लिए भी 1 थाल आवश्यक रूप से ले जाना ही उचित होता है, जिसमें शामियाना लग गया था। दरियों पर 20 दर्जन बच्चे नए नए कपड़े पहनकर गुलाठे खा रहे थे। हलवाई ने उन्हें चूल्हे का विधिवत पूजन कर कढ़ाई चढ़ा दी थी। मैली बनियान को छाती पर चढ़ाकर उन्नत उदर खुजाता हिस्ट पुष्ट हलवाई बमगोले से बूंदियों के लड्डू और ढालों की मठरियाँ बनाता बड़े से टोकरे में रख रहा था कि सहसा शोर मच गया। क्या शोर मच गया? अशरफी देवी जल गई। अब इस नाम से तो निश्चय ही बहुत परेशानी हो गई सबको कि अशरफी देवी नाम की कोई महिला होंगी जो जल गई। चिल्लाहट होने लगी चारों तरफ, सभी वहां जमा हो गए। मैंने भी भागकर बरामदे से झांका कि देखूं कौन जल गया। हलवाई बड़बड़ा रहा था, सब हरामखोर हैं। अब देखिए भाई साहब, 2 मिनट के लिए इन्हें कड़ाही सौंपकर सुरती खैनी खाने गया कि जलाकर राख कर दी। फिर उसने एक जली स्याह मठरी को निकालकर पास खड़े कारीगर को डांटा, अब खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, जरा सी राख खा लो। कोयले का राख लाओ और कोयलों पर डाल, आंच मंद करेंगे।
कौन असरफी देवी जली कृष्णा? मैंने उसी अपना कौतूहल नहीं रोक पाई और मैंने गृह स्वामिनी से पूछा कि असरफी देवी कौन है जो जल गई? अरे मट्ठी जल गई, उसने हंसकर कहा। हमारे यहाँ लड़की के ससुराल को ऐसी 125 लड्डू और 51 मट्ठियाँ भेजी जाती हैं। मट्ठी पर घर की बड़ी बूढ़ियों का नाम लिखा जाता है। असरफी देवी बिट्टी की होने वाली ददिया सास हैं, उन्हीं की नाम की लिखी मट्ठी जल गई। मुझे हंसी आ गई। अपने पीछे खड़े कन्या के पिता को मैं देख नहीं पाई थी। अब देखिए ना, वे खिसियाए हुए स्वर में बोले, कैसे बेकार के रिवाज हैं, पर हम हैं कि इन्हें मनाए जा रहे हैं। पर मजबूरी है, ना करें तो सोचेंगे हम पैसा बचा रहे हैं। कन्या के पिता सारा दिन ही सड़क पर टहलते रहते। मैंने एक दिन देखा, इधर उधर देखकर उन्होंने एक ठेले वाले को रोककर 4 केले खरीदे और जल्दी जल्दी खा गए। घर का आंगन तो मिष्टान और पकवानों की सुगंध से सुवासित हो रहा था, किंतु ये बेचारे भूखे कैसे रह गए? किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा उन पर। कन्या के पिता को नीचे जाने में जरा से विलम्ब होता तो नीचे से कर्कशा स्वर में कन्या की माँ अधैर्य से पुकारने लगती, सोते ही रहोगे क्या? अमीनाबाद से रजाई का बक्सा कौन लाएगा? मेरा बाप। बेटी की शादी जब होती है और जिस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, खास करके माएँ। दौड़ भाग कर उन्हें घर, रसोई, बेटी, उसके सामानों का बक्सा और साथ ही क्या घटा क्या बढ़ा सारी जिम्मेदारी ज़्यादातर माँओं पर होती हैं। और उन्हें करते तो सब पिता हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाना और व्यवस्था पूरी करने तक चिल्लाते रहना माँ का काम रहता है। तो इसी तरह से वह बड़ा ही विवेक हीन तरीके से, अशालीन तरीके से चिल्लाकर बोली कि अगर तुम रजाई का बक्सा नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? मेरा बाप। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी कहानी है और इसमें कोई लिपापोती नहीं है। जैसी घटना हुई है वैसा ही उन्होंने लिखा। मैं स्तब्ध रह गई यह जानकर कि पति एक सर्वथा अपरिचित गृह का अतिथि है और मेजबान भी बरामदे में खड़ी है। ऐसी औद्यत्यपूर्ण और शालीन भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं देखा था कि कहीं बाहर से लोग आते हैं, उनके घर का कैसा कल्चर होता है। तो उस स्थिति में ये एकदम भौचक्की सी रह गई थी शिवानी। असल में अचानक ही विवाह तिथि निश्चित हुई। उस पर वर पक्ष का आग्रह था कि हम लखनऊ आकर ही विवाह करें। इसी से बेचारी कुछ घबरा गई थी। उस पर हाई ब्लड प्रेशर है, आप अन्यथा न लें। कन्या के पिता ने पत्नी की अशिष्टता की कैफियत दी तो मैंने हंसकर कहा, कन्या के विवाह में किस माँ का पारा नहीं चढ़ता? कौन पत्नी पति पर नहीं बरसती? मैंने तो 3-3 कन्यादान किए हैं। आश्वस्त होकर वे चले गए, किंतु जिस दिशा को जाते बेचारे पत्नी के शब्द भेदी बाणों से निरंतर शरविद्ध होते रहते। हद है, 100 बार कह चुकी हूँ कि बैंक से रेजगारी लानी है, नए नोट लाने हैं। अरे आखिर कब नोट आएंगे और कब उसकी माला बनेगी? पर कोई सुने तब ना। अभी तक हलवाई को बयाना नहीं दिया गया है, न सकोरे पत्तलों का इंतजाम हुआ है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? रविंद्रनाथ, आप कर क्या रहे हैं अभी तक? जितना ही कर्कशा स्वर पत्नी का था उतनी ही कोमल स्वर पति का था। गुनगुना कर न जाने क्या कहते कि उत्तर सुन नहीं पाती। रविंद्रनाथ ने नारी के 2 रूपों का वैशिष्ट्य बताया है, जननी या प्रिया। मेरी धारणा है कि पुरुष के भी 2 ही रूप हैं, स्वामी या सेवक। या तो वह काम करवा सकता है या काम कर सकता है। तो दोनों ही स्थिति में 2 रूप पुरुष के भी हो जाते हैं। देखने का कौतूहल भी मुझे वहां खींच लाया। लगता था उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस दबंग स्वर की गरियसी स्वामिनी को देखने का कौतूहल ही मुझे वहां खींच ले गया। उनके दीर्घांगी मेद बहुत
बहुल शरीर को देखकर मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व के चौखटे में वह रोबीला कंठ स्वर एकदम ठीक ही बिठाया है विधाता ने। मतलब शरीर बहुत विशाल था और सबसे ज़्यादा विशाल उनका पेट था, और लंबे चौड़े शरीर में अगर उतनी कर्कश आवाज़ थी या रोबीली आवाज़ थी तो वह वैसा ही सेट करता था। वैसे में अगर स्त्री सुलभ आवाज़ होती तो मैच नहीं करता। आपने बड़ी कृपा की, कन्या की माँ ने बड़े आदर से मुझे बैठाया। वहाँ तो हमारी इतनी बड़ी कोठी है कि 100 मेहमान भी आ जाए तो पता न लगे, पर लड़के वालों की जिद थी कि हम यहीं आकर शादी करें। अरे दिव्या, क्या कर रही है? यहाँ आकर देख कौन आया है। फिर मेरी ओर देखकर वे हंसकर बोली, अजी आपकी किताबों के पीछे तो यह दीवानी है, एक कहानी नहीं छोड़ती। बेचारी, तब क्या वह जानती थी कि एक दिन उसे ही मेरी कहानी नहीं छोड़ेगी। एक गोरी दुबली पतली किशोरी लज्जा वनता मेरे सम्मुख खड़ी थी। चेहरे पर वही अद्भुत लुनाई आ गई थी जो विवाह तिथि निश्चित होने पर साधारण नैन नक्श वाले चेहरों को भी असाधारण बना देती है। जिसने भी उसका नाम रखा था वह निश्चय ही साहित्य रसिक रहा होगा। मेरा अनुमान ठीक था। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे यहाँ आए थे, तब यह 3 साल की ही थी। हम इसे टुइया कहकर बुलाते थे। बोले, यह भी भला कोई नाम है? दिव्या कहकर पुकारो। बस तभी से यह दिव्या हो गई। सुमित्रा नंदन पंत उस समय आया करते थे शिवानी के यहाँ भी, इसलिए उनका जिक्र भी उन्होंने इस कहानी में किया है। और हो सकता है कि कन्या के पिता के घर भी वो आते जाते रहे हों और उन्होंने ही नाम दिया हो दिव्या। यह तो अभी बहुत छोटी है, आप अभी से इसकी शादी किए दे रही हैं। मैंने कहा, अजी छोटी काहे की, 18वें में पड़ेगी, देखने की वजर बौनी। इसकी उम्र में तो हमारी 2 बेटियां हो गई थी। उसी दिन दिव्या के पिता ने मुझे बताया कि उसकी भी इच्छा भी दिव्या का विवाह करने की नहीं थी, पर लड़का अच्छा मिल गया और उनकी इस साली ने ही रिश्ता पक्का किया था। आप तो जानती हैं हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ एक प्रकार से रेट बंधे हैं। आईएएस लड़का है तो 1.25 लाख, आईपीएस है तो 1 लाख, इंजीनियर है तो 80,000, और फिर साधारण नौकरी वाले के लिए भी कम से कम 20,000 उस पर दहेज अलग। डॉक्टर लड़के तो कंधे पर हाथ ही नहीं धरने देते। जैसा दाम खर्च कर सको वैसी ही चीज लो। कभी कभी तो सोचता हूँ बहन जी, बिहार में जो कन्या के पिता सुपात्रों का अपहरण जबरन दामाद बना रहे हैं अपहरित करके, उसमें भी उनकी मजबूरी ही रही होगी। तो बिहार में विवाह का एक प्रचलन है, पकड़ुआ विवाह। उसमें क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लड़कों को तलाशते हैं और हॉस्टल से या रास्ते से ही घर जाते हुए उसे उठा कर ले जाते हैं और पकड़ कर, और उधर लगन मंडप, लड़की मेहंदी उपटन सब करके तैयार रखते हैं और लड़के को निश्चित दिन पर उठा कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती विवाह कर देते हैं। इस स्थिति में लड़कियों को घर बसाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर लड़की के पिता दबंग होते हैं और उनका दबदबा रुआब लड़के को प्रभावित कर जाता है तो फिर लड़की को रखना भी पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की तो बिल्कुल लाचार होती है। लड़की ना अपने पिता का विरोध कर सकती है, ना ही पति की प्रताड़ना से मुक्त हो सकती है। इस स्थिति में कभी कभी लड़कों को उस पर दया आ जाती है, तब वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से कई शादियां सफल भी होती हैं। तो यही इसमें शिवानी ने जिक्र किया कि इस तरह से दहेज के रेट को देखकर जो पकड़कर अपहरण करके लाए गए लड़कों से जो लड़कियों का विवाह होता है, यह भी कन्या के पिता की एक मजबूरी होती है। तो आपको इस रिश्ते में भी रकम भरनी होगी? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, पर ये लोग शरीफ हैं, इन्हें लड़की पसंद है, कहा है कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बिटिया को जो देना चाहें दे दें।
बड़े गर्वजन्य संतोष से उनका शांत चेहरा दमक उठा। बेचारे शायद इस कटु सत्य से अनभिज्ञ थे कि मुंह से कुछ न मांगने वाले ही कभी कभी मुंह खोलकर सब कुछ मांगने वालों से भी अधिक खतरनाक हो जाते हैं। जो पहले ही मोल भाव कर लेते हैं वो तो चलिए अपनी सीमा खुद ही बांध लेते हैं, लेकिन जो मुंह नहीं खोलते हैं वह ऐन वक्त पर शादी के मौके पर वह इतना बड़ा डिमांड रख देते हैं कि लड़की का पिता ना चाहते हुए भी विवश हो जाता है और किसी तरह से जमा पूंजी निकाल कर उन्हें दे देता है, या फिर अगर नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में लड़की की बारात वापस चली जाती है और उस घर में खुशियों की जगह मातम होने लगता है। कभी कभी पिता की मृत्यु हो जाती है या लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। इस तरह की बहुत दुखद घटनाएं घटती हैं समाज में। इसीलिए कहा जाता है कि दहेज प्रथा जो है वह बहुत ही खराब चीज़ है, न देना चाहिए न लेना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से बच्चियों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई कराएं और इस शर्त के साथ शादी करें कि दहेज ना लें। लड़की अच्छी ले जाए लेकिन दहेज ना लें। इससे क्या होगा कि अगर दहेज लेने की आदत होगी तो वो जीवन भर उनको लालच के कारण जो परेशानी होगी और बार बार वह मुंह खोलते रहेंगे, इससे लड़कियों को जिंदगी भर परेशानी होगी। और अगर दहेज न लेने की जब परंपरा शुरू होगी तो निस्वार्थ विवाह होगा तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अपनी दो दो कोठियां थी, बड़ा भाई पुलिस का ऊंचा अफसर था, छोटा भाई डॉक्टर। जैसे जैसे विवाह तिथि निकट आ रही थी, छोटे से फ्लैट में रौनक की गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। कभी ठेलों से सोफा सेट पलंगों का जोड़ा उतारा जा रहा था, कभी स्टील के अलमारी और फ्रिज। उधर घरातियों के बीसियों नखरे, कोई ठंडाई की फरमाइश कर रहा है, कोई लस्सी की। आंगन में पड़े कुर्सियों के स्तूप का शिखर में मेरे फ्लैट की सरहद से सट गया था। बच्चों की चें चें पें पें, स्त्रियों का कलरव संध्या होते ही और घनीभूत हो उठता। उधर कन्या के ताऊ ताई बुलंदशहर से अचानक उस समय आ धमके जब उनके आने की आशा त्याग दी गई थी। कभी कभी नीचे चल रहे दो बहनों के वार्तालाप का स्वर बड़े दुस्साहस से मेरे कमरे की दीवालों को भेद कर चला आता। स्पष्ट था कि कन्या की जननी एवं ताई के संबंध बहुत सुविधाजनक नहीं थे। अरे आज तक कोई जिठानी देवरानी का सुख देखकर सुखी हुई जो हमारी महारानी होंगी, कन्या की माँ एक दिन कह रही थी। बोलेंगी तो लगेगा शहद घोल रही हैं, पर चले तो हमारा कलेजा निकाल कर चबा जाए। अपनी जेठानी की प्रशंसा के तौर पर देवरानी कह रही थी कि किसी देवरानी जेठानी में कभी नहीं बनी है, और सामने तो बहुत मीठा बोलेंगी लेकिन अगर उनका वश चले तो हमारा कलेजा निकाल कर चबा जाए। मैं सोचती हूँ नारी स्वभाव की जितनी अभिज्ञता विवाह आदि अनुष्ठानों में बटोरी जा सकती है, उतनी शायद जीवन भर इधर उधर विभिन्न गृहों के अंतरंग कक्षों में झांक झुक कर नहीं बटोरी जा सकती। मैं देख रही थी कि जहाँ आमोद प्रमोद, खिलाने पिलाने, नाचने गाने की भूमिका संजोई जाती, झट से मुंह लटकाकर कन्या की ताई छत की मुंडेर पकड़कर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वह किसी अपरिचित परिवार की भूल से नियुक्ति गई अतिथि हो। इसी समय उनको अपने सम्मान का बहुत ख्याल आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कन्या का विवाह हो रहा हो उसी समय अपने सगे संबंधी और जो अपने ही बिरादरी के लोग हैं वो थोड़ा रूठने में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि इसी बीच में लड़की का पिता आकर मनाए भी, हाथ पैर भी जोड़े, पैर भी पकड़े और सम्मान से ले जाकर खाना भी खिलाए। ऐसा कई परिवारों में, कई समाज में देखा जाता है। खास करके ब्राह्मणों में तो बहुत इसकी परंपरा रही है, मैंने भी अनुभव किया है। तो ऐसी ही स्थिति थी कि जब भी वहाँ कुछ खाने पीने का, नाचने गाने का या गाने बजाने का प्रोग्राम होता था तो लड़की की जो ताई थी वह रूठ कर एक दीवार के कोने में छत के बाउंड्री को पकड़कर खड़ी हो जाती थी, मुंह लटका कर। कन्या की ताई का यह हाल था। कोई भी देखकर बता सकता था कि गृह की वह साज सज्जा, बृहद सुनियोजित आयोजन, बिजली की
जगमगाहट कन्या के चढ़ावे में आने वाले गहनों का सुना सुनाया लेखा जोखा ताई की छाती पर बीसियों विषधरों को लौटा रहा था। मतलब जलन हो रही थी उन्हें कि इतना बड़ा आयोजन उसके देवर ने कैसे कर लिया, इतना सामान, इतने पैसे और इतने गहने लेकर दे रहा है, गाना बजाना हो रहा है, खुशी का आयोजन है, तो उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। जबकि वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए था। घर की कन्या थी, अपने घर को जा रही थी। एक तरह से कन्या का रिश्ता ही टूट जाता है विवाह के बाद, और मायके कम आती हैं, कम रहती हैं, और ससुराल ही ज़्यादा रहती हैं। तो जब अंतिम दान देना होता है तो माता पिता सोचते हैं कि जहाँ तक संभव हो दे दें, और ऐसे में किसी का जलना, ईर्ष्या करना तो बहुत ही दुखद बात है। उधर कन्या की माँ कमर में आंचल खोसे विवाह के कर्म क्षेत्र में अकेली डटी थी। कभी पति पर चिंगारती, कभी हलवाइयों पर, और संध्या होते होते ही ढोलक लेकर बैठ जाती। यही नहीं, एक बार नाचने को कहा गया तो चट घुंघरू बांध ऐसा थिरकी कि क्या कोई बाई जी नाचेगे। कहना तो मेरा मान ले मेरे शहजादे, यही कुछ गीत रहा होगा। उसी पर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। विवाह का एक ही दिन रह गया था। अचानक मेरे नीचे से बुलौआ आ गया। मैं जल्दी नीचे चली आऊं। वर पक्ष के अतिथि दहेज सामग्री का अवलोकन करने आ रहे हैं। यह भी उनके यहाँ की एक विशिष्ट अनिवार्यता थी। देखकर यदि कुछ फेरबदल करना हो तो कन्या के पिता को वही करना होगा। मैं नीचे गई और करीने से सजे विभिन्न उपकरणों को देखती ही रह गई। कौन सी ऐसी वस्तु थी जो बेचारे निरीह पिता ने नहीं जुटाई थी? साड़ियों का स्तूप, टेलीविजन, फ्रिज, इस्त्री, बर्तन, रेशमी रजाइयाँ, लट्ठे, मलमल के थान, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, बिजली के पंखे आदि। इतने में ही अचानक स्त्रियों की भीड़ में भगदड़ मच गई। आ गए कहती कन्या की माँ सिर पर आंचल खींचकर द्वारपाल की मुद्रा में सतर्क खड़ी हो गई। कहाँ गई वह तेजस्वी मुख मुद्रा और थानेदार का सा वह रोबिला कंठ स्वर? वह है नीली कमीज वाला। अरे नहीं, वह तो छोटा भाई है। तब कौन है? अजी वह है चक्रू दाग वाला। हाय राम, यह तो 2 बच्चों का बाप लग रहा है। विभिन्न फुसफुसाहटों के सुर से मैंने भी दूल्हे को पहचान लिया। तब क्या सचमुच इसी अंधे के हाथ बटेर लगी थी? कहाँ दिव्या और कहाँ यह किसी मांसहीन कंकाल को ही जैसे किसी ने पहना ओढ़ा के भेज दिया था। हाथ में छड़ी लिए, पगड़ी बांधे ससुर ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई राज प्रमुख प्रजा के बीच से गुजर रहा हो। देखिए समधी जी, साड़ियों के स्तूप की ओर वर के पिता ने छड़ी घुमाई। हमारे घर की रुचि जरा सोफियानी है। ये सब तड़क भड़क की बनारसी कभी नहीं पहनेंगी। वे सब हटकर कांजीवरम और चंदेरी गढ़वाल रखवा दें। यही फरमाइश मेरी लड़कियों ने भी की है। छड़ी में उन्होंने साड़ियों को ऐसे उथल पुथल कर दिया जैसे कोई स्वास्थ्य निरीक्षक सड़क की पटरी पर सड़ी गली सब्जी या खुले कटे तरबूज का ठेला उलट देता है। मुझे बहुत बुरा लगा। यह भी कोई तरीका है? कन्या पक्ष के इतने अतिथियों के सामने कन्या के पिता का ऐसा अपमान अलग ले जाकर मैं भी तो कह सकते थे। कन्या के पिता अंत तक हाथ जोड़े ऐसी व्यर्थ कृतज्ञ मुस्काने बिखेरते रहे जैसे कह रहे हों, आपकी जूती मेरे सर। चलते चलते सहसा वर के पिता मुड़े। हमने तो आपसे कह ही दिया था हम कुछ नहीं लेंगे। द्वाराचार में सारा हमारा और हमारे अतिथियों का स्वागत ठीक ठाक से रहे, बस इसी का ध्यान रखिएगा। बस इसी आदेश के गूढ़ार्थ को बेचारा कन्या का पिता ग्रहण नहीं कर पाया। स्वागत तो अच्छा ही किया। अतिथियों के कंठ में से अजगर पृथुल फूलों के हार भी पड़े, गुलाब जल का छिड़काव भी हुआ। वर के लिए कहीं से मर्सिडीज भी मांगकर फूलों से भरपूर सजाई गई। आमिष निरामिष व्यंजन, विदेशी सुरा के क्रेट क्या नहीं किया बेचारे ने। लड़की विदा होने लगी तो माँ और मौसी को रोते रोते गश आ गया, पर पिता हाथ बांधे समधी के सामने ऐसे खड़े थे जैसे दीनहीन चौबदार हों। एक ही रात में उनका दमकता चेहरा
स्याह पड़ गया। आप लोगों के स्वागत में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। समधी की आंखों में अभी तक रात की खुमारी नहीं उतरी थी। काले चेहरे पर आरक्त आंखें इंजन के अग्निस्तूप सी चमक रही थी। एक ही आनंद को दशानन की अहंकारी मुद्रा में हिलाते हुए बोले, क्या त्रुटि रह गई है? भला हम अपने मुंह से क्या कहें? हम तो आपके मेहमान हैं। पर हाँ, यह जो 500 अपने द्वाराचार में रखे हैं, यह लीजिए, इसे आप अपनी ओर से नाई धोबी मेहरी और सालियों को बांट दें। अपमान से कन्या के पिता का चेहरा स्याह पड़ गया। मैं वहीं खड़ी थी। एक क्षण को उस निरीह व्यक्ति का अपमान स्वयं मेरा अपमान बन गया था। जी में आया नोटों की गड्डी जिसे वर के पिता बरबस उनके हाथ में ठूस रहे थे, छीनकर उन्हीं के मुंह पर दे मारूं। पर मुझे किसी के व्यक्तिगत कर्म क्षेत्र में कूदने का अधिकार नहीं था। रात को वे नित्य की भांति चुपचाप अपने कमरे का ताला खोल रहे थे कि मैं टेलीफोन की घंटी सुनने आई। उन्होंने निरीह दृष्टि से मुझे देखा और सिर झुका दिया, जैसे दोपहर की उस भद्दी घटना का समग्र उत्तरदायित्व तो उन्हीं का हो। चलिए, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया। आपको बधाई भी नहीं दे पाई, शिवानी ने लड़की के पिता को कहा। शिवानी की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं और फिर अगले वीडियो में इस कहानी को पूरी करेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी कहानी पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हैं, और उबाऊ नहीं होना चाहिए, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो जितनी मैंने सुनाई और जो वातावरण मैंने पेश किया, मैं भी बहुत सारे विवाहों को देख चुकी हूँ, और उस समय का जो वातावरण होता है, उस समय की जो स्थिति होती है वर पक्ष और कन्या पक्ष की, मैं दोनों से वाकिफ़ हूँ। और उस समय लगता है कि जीवन भर में जितने जुर्म किए होंगे किसी व्यक्ति ने, उसका हिसाब उन्हें अपनी कन्या के विवाह में ही देना पड़ता है। और वर पक्ष वाले तो ऐसे होते हैं कि जैसे पूरी जिंदगी में अगर कहीं सम्मान ना मिला हो तो यही कन्या पक्ष वाले से ही लेना है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ अपवादों को छोड़कर इन जनरल मैंने जो देखा है, ब्राह्मण समाज में देखा है और बहुत सारे विवाहों में देखा है कि 2 दिन तक जैसे लड़की के पिता और लड़के भाई को ना अपने खाने की सुध होती है, ना कपड़े पहनने की, नए पुराने जो जैसे पहना है चला जा रहा है और अतिथियों की सेवा में लगा हुआ है। और उस पर से अगर कोई टंटा खड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तब तो पूछिए ही मत क्या स्थिति होती है। बहुत परेशानी का माहौल होता है। इसीलिए जब भी विवाह करें, परिवार के स्वभाव को और उनके व्यवहार को जरूर जानें, और कम से कम वह लाड़ और साथ ही क्रूर ना हो, नहीं तो नए घर में जाकर कन्या को बहुत तकलीफ होती है। और जिनका भी विवाह हो, उन कन्याओं को कम से कम अच्छा घर और अच्छे पति मिलें, तभी जीवन का निर्वाह होता है। चलिए, आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।